हम्म तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, ये जो हमारा चैप्टर है ये फिजिक्स में तो एक चैप्टर के फॉर्म में है, लेकिन केमिस्ट्री में जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है उसके अंदर भी एक टॉपिक के फॉर्म में ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, मोस्टली ये जो सवाल नीट में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है थ्योरेटिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा रटने वाला भी है, थोड़ा समझने वाला भी है, पर इजी चैप्टर, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन वगैरह सब बताऊंगा नीट के, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से हो जाएगा। हम्म तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें समझना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि मेटल के आउटर शेल में रिवॉल्व करते हैं। सिंपल, ये बात तो हमें पता है ना कि जो अ, एक एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और वही जो है गेन और लॉस होते हैं रिएक्शन के टाइम पे। ठीक, तो वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एटम से निकल भी सकते हैं और दूसरे एटम में जा भी सकते हैं। तो ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बारी आती है रीस्ट्रेनिंग फोर्स की। तो रीस्ट्रेनिंग फोर्स को ना थोड़ा ध्यान से समझना। अब रीस्ट्रेनिंग फोर्स देखो क्या होती है। सपोज करिए कोई मेटल सरफेस है। ठीक, मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन गया निकल, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, तो जब किसी चीज़ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। हम्म और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लग जाती है बाद में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो इस पे फोर्स लगाता है तो वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देती, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देती एक मेटल सरफेस से, उसको बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स। उसको बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या जो हमारी डेफिनेशन है वो है वर्क फंक्शन। तो देखो, वर्क फंक्शन के अंदर क्या होता है। वर्क फंक्शन वो होता है जब हमें मिनिमम एनर्जी एक मेटल को दें ताकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अब जैसे देखो, ये मेटल है, ये नॉर्मली तो कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल लेगा ना, नॉर्मली कोई अपनी चीज़ अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज़ करेगा। हम्म लेकिन अगर हम किसी मेटल सरफेस पे कुछ एनर्जी डालें तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना। तो उस एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। हम्म इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। वो प्रोसेस जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है मेटल सरफेस से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है ना वो चार तरीके से हो सकता है। ठीक, अभी जैसे हमने देखो इसमें एनर्जी डाली, तो एनर्जी हम किस किस फॉर्म में उसे दे सकते हैं ना, तो वो हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप्स। ठीक, तो पहला टाइप आता है जिसे बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में देखो, हम हीट करते हैं मेटल सरफेस को हीट करते हैं और हीट से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ठीक, फिर सेकंड आता है फील्ड एमिशन। ठीक, फील्ड एमिशन में क्या होता है कि हम मेटल सरफेस को ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। हम्म फिर आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या करते हैं कि हम मेटल सरफेस को ना किसी दूसरे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाते हैं, किसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और लास्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि हमारा ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो आपको ध्यान से समझना है
कि जब हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं और तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जब हम किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाएं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जब हम किसी मेटल सरफेस को किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रे से इंसिडेंट करवाएं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो गाइस आज मेरे यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, पेपर में भी नहीं डरना बिल्कुल भी। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या लिखा है मैंने? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ये मेटल है, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक थ्योरी आती है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी थी, बाकी पूरी से मैं और बता देता हूँ। इसमें देखो क्या होता है। ये कहता है कि जो लाइट रेस जो होती है ना, जो लाइट रेस जो होती है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। लाइट रेस स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। ओके, तो फिर से बताता हूँ क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट रेस जो होती हैं वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं जिनको हम फोटॉन्स या क्वांटा बोलते हैं। लाइट रेस जो होती हैं वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं जिनको हम फोटॉन्स या फिर क्वांटा बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कोई फोटोन आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, कोई फोटोन आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो हम उससे उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का जो आपको फॉर्मूला दे रखा है वो है E इक्वल्स टू एच न्यू। सपोज कोई फोटोन आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E इक्वल्स टू एच न्यू। अब सोचने वाली बात कही कि एच क्या है। एच यहाँ पर है प्लैंक्स, थोड़ी स्पेलिंग गलत सी हो रही है, कांस्टेंट, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर इंसिडेंट लाइट। अब जैसे आपको एक और चीज़ बताऊँ, एक जैसे आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक हो गए हैं, ठीक, तो अब आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड को हम सी से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ये होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक। तो अब मान लो उसने आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की जगह ये और ये दे दिया, तो आपका एक फॉर्मूला और बन सकता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे C क्या है? C है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट, और जो लैम्डा दे रखा है ये है वेवलेंथ, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद करना है? एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक, तो इससे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि या तो इससे आपको एनर्जी निकल पाएगा या इससे निकल पाएगा, और कोई मेथड है ही नहीं। ओके, तो ये तो होता है हमारा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो फोटॉन्स जो आया था उसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमसे MCQ में पूछी जाती है, ठीक। तो जैसे कि अब मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जब फोटोन रेस्ट पर होगा तो उसका मास ज़ीरो होगा। जब फोटोन रेस्ट पर होगा तो उसका मास ज़ीरो होगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ज़ीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ज़ीरो, ठीक है। फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट होते हैं ये अभी हमने देखा था कि E इक्वल्स टू एच न्यू से फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट होती है। फोटॉन्स की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू से कैलकुलेट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जब फोटॉन्स ट्रैवल करता है, फोटॉन्स जब ट्रैवल करते हैं ना तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहती है,
उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत एमसीक्यू आए हैं, मतलब नीट ने भर भर के इस चीज़ पे एमसीक्यू पूछे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ अ फोटोन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं फोटोन बोल रहा हूँ आप वहाँ पे लाइट भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट का ही तो पार्टिकल है, तो आप लाइट भी समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अब जैसे देखो, अब लास्ट आता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे फोटोन का, तो उसका फॉर्मूला है एच अपॉन लैम्डा। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस आप देख लो। ठीक, कि लीनियर मोमेंटम को पी से निकाल, पी बोलते हैं लीनियर मोमेंटम को। ओके, तो ये होता है एच अपॉन लैम्डा। तो चार प्रॉपर्टी पढ़ी कि रेस्ट मास जीरो होता है, एनर्जी हम ई इक्वल्स टू एच न्यू से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बाकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकती है, और लीनियर मोमेंटम निकालने का एक फार्मूला मिल गया। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। ठीक, अब इसके बाद आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले आप डेफिनेशन पढ़ो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि लाइट की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक, तो जो मिनिमम सूटेबल फ्रीक्वेंसी है जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट होगा। अगर हर मेटल की ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, मतलब सेम होती है, हर मेटल के अलग अलग, मतलब जैसे कॉपर है तो कॉपर की सेम रहेगी, स्टील की सेम रहेगी। ठीक है, तो फिर अगर मान लो किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। मान लो ये कोई मेटल है, ठीक है, ये कह रहा है कि जब तुम मुझे 5 हर्ट्ज की लाइट से इंसिडेंट करवाओगे मैं तब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और जो इंसिडेंट लाइट की जो आ रही है फ्रीक्वेंसी वो आ रही है 4 हर्ट्ज। तो आप कितना भी डालते रहो, कितना भी डालते रहो, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक बारी 6 हर्ट्ज की डाल दी, या 5 की भी डाल दी, 5 की डाल दो, चलो आपने 5 की डाल दी, ये तुरंत निकाल देगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 5 इसकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है एक मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, तो जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो जो हमारी एनर्जी होगी वो भी मिनिमम होगी। और उस मिनिमम एनर्जी को हमने स्टार्टिंग में कुछ बोला था, याद करो याद करो याद करो याद करो, उस मिनिमम एनर्जी को हमने कुछ बोला था, उस मिनिमम एनर्जी को हमने कुछ बोला था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, उसको क्या बोला था, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो देखो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको हम न्यू नॉट से निकालते हैं, न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन कैसे हो जाएगा, एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन कैसे हो जाएगा, एच न्यू नॉट। ओके, अब ऐसे देखो, ऐसे एक और डेफिनेशन है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये है, मैथ उन्होंने पूछा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखो, अब एक बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम्म, यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये ना आपको उसमें मिल सकता है, जैसे आजकल वो नीट वाले क्वेश्चन बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो वो आपको मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये बातों का अच्छे से पढ़ के जाना, कोई मसला नहीं है, आराम से पढ़ना। ठीक है, सब याद हो जाएगा। ठीक, अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में होता क्या है। ठीक, ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है। ठीक है, ये वाला जो मैंने प्लेट बनाई है ना, इसके आगे आप लिख लेना एमिटर, एमिटर, EMITTER, एमिटर। ये है कलेक्टर, और ये देखो ये आई है लाइट। तो जब लाइट इस पर पड़ती है तो इसमें से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही प्रोसेस हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे पड़ेगी तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं हम।
तो बस ऐसा कर लेना। ये था हमारा डायग्राम। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक, ग्राफ में देखो क्या क्या है। ग्राफ में देखो क्या क्या है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई आप एक चीज़ बताओ, जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी, जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा करंट निकलेगा। जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा करंट, मतलब जब तक लाइट पड़ती रहेगी तब तक करंट निकलता रहेगा। ठीक है, तो देखो इसका रिलेशन कैसे बना है, करंट इंटेंसिटी, कि जब तक लाइट की इंटेंसिटी निकलती रहेगी तब तक करंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे ख़त्म हो जाएगी करंट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ रटना ही है, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाना, समझ के चलना है। ठीक है, रटना नहीं है। अब देखो अगला ग्राफ क्या है। अगला ग्राफ है कलेक्टर पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ये मेरा फेवरेट ग्राफ है। ठीक है, अब जैसे देखो इस ग्राफ में क्या होता है, उसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल पे आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ करंट, यहाँ पे लिखता हूँ कलेक्टर पोटेंशियल। ठीक, अब देखो उसने क्या बोला है। पहले ना आप इसका कंसेप्ट समझो। ठीक, ये कैसे हमने बना रखा है, अगर इस साइड में, अगर इस वाली साइड में लाइंस आपस में मीट कर रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी होगी सेम, तो उनकी इंटेंसिटी होगी सेम। और अगर इस लाइन के इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ लाइंस आपस में मीट कर रही हैं तो उनकी होगी फ्रीक्वेंसी सेम। समझे, समझे, अगर इस साइड में मीट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी सेम, इस साइड में मीट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम। अब जैसे देखो ये वाला इन्होंने बोला है सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। तो सेम फ्रीक्वेंसी मतलब लाइन के इधर की तरफ दो लाइनें आपस में मीट करेंगी। हम्म ये इंटेंसिटी I1 होगी, इसकी I2 होगी। और देखो ये आपस में एक जगह मीट कर रहे हैं, ये आपस में एक जगह मीट कर रहे हैं और इस मिडिल वाली लाइन के लेफ्ट में मीट कर रहे हैं, मिडिल वाली लाइन के लेफ्ट में मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम। और इंटेंसिटी आप देख लो I1 ये है, I2 ये है। ठीक, अब वो कभी कभार ना एक सवाल पूछ लेता है कि I1 और I2 में ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी ऊपर आ रही है ना, जो इंटेंसिटी ऊपर आ रही है हमेशा वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे I2 ज़्यादा होगा I1 से। ठीक, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, दोबारा बताता हूँ चलो। ये सेंटर लाइन है, अगर इसके राइट साइड में कोई लाइन्स मीट कर रही हैं तो इनकी इंटेंसिटी सेम होगी। अगर इनके लेफ्ट साइड में कोई लाइन्स मीट कर रही हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जैसे इस वाले में देखो, इसके लेफ्ट में मीट कर रही हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और राइट वाली में ऐसे। हम्म, अब चलो अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या है, अगले वाले में क्या है, सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने सेम इंटेंसिटी बोला है तो इंटेंसिटी में लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर किधर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, लेफ्ट या राइट, राइट में। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सेम इंटेंसिटी, ये तीनों लाइन्स हैं,
ये तीनों लाइन इस सेंटर लाइन के राइट में मीट कर रही है, सेंटर लाइन के राइट में मीट कर रही है, तो इनकी इंटेंसिटी हो जाएगी सेम, इन सबकी इंटेंसिटी हो जाएगी सेम। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देंगे, ν1, ν2, ν3। अब ये पूछेंगे इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, तो जो चीज़ ज़्यादा लेफ्ट में है, जो चीज़ ज़्यादा लेफ्ट में है वो सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पे ν3 बड़ा होगा ν2। ठीक है, आ गया आपको ग्राफ बनाना ये, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए आपको ऐसे बताया गया है। ठीक, ये ग्राफ तो खैर इसे एक्सप्लेन करना नहीं है, ये आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा। ये ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसमें देखा ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है, तो बस यही था। अब हाँ, अब आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के काम आते हैं इक्वेशन, बस ज़्यादा कुछ काम नहीं आते। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ। जैसे देखो, हमने देखा था कि एक मेटल था, सपोज ये 5 हर्ट्ज के उस पर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और मैंने इसे एनर्जी दी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है 8 हर्ट्ज की। ठीक, ठीक है, 8 हर्ट्ज की दी है, तो 5 हर्ट्ज तो इसमें चले जाएंगे 8 में से। बाकी बचे 3 का क्या होगा, बाकी बचे 3 इसे प्रोवाइड कराएंगे इसे काइनेटिक एनर्जी। समझे? हाँ, 5 हर्ट्ज का मान लो उसका वो है कि 5 हर्ट्ज पे वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, हमने 8 दी, तो 8 में से 5 तो उसके थ्रेशोल्ड में चली गई, बाकी 3 उसे क्या प्रोवाइड करेगा, उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। समझ गए आप? तो देखो, जो हम फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक, उसको कहते हैं न्यू, नॉर्मल न्यू। जो उसकी थ्रेशोल्ड होती है उसको कहते हैं न्यू नॉट, न्यू नॉट। ठीक, तो के मैक्स कैसे निकालते हैं, के मैक्स निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, इस वाली एनर्जी में से ये वाली हटा दो, तभी तो 3 बचेगा। 8 में से जब 5 माइनस करेंगे तभी तो 3 आ रहा है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी एच न्यू, एच न्यू माइनस 5 वाली माइनस करनी है, 5 वाली को कैसे लिखेंगे, एच न्यू नॉट, क्योंकि ये है थ्रेशोल्ड वाली, ये है थ्रेशोल्ड वाली। ठीक, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? देखो, ये है टोटल जो हमने दी है, जो एच न्यू है ये है टोटल, ये है टोटल। ठीक, और ये जो है ये है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और हम इन सब चीज़ों से निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब तो समझ गए कि टोटल में से थ्रेशोल्ड माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच को कॉमन कर लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया के मैक्स। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक और चीज़ तरीके से लिखते हैं, याद करो। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये हो गया पहला फार्मूला।
जो कि पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। अब जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी को ना एक और तरीके से लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे मास हम डाल देंगे इलेक्ट्रॉन का, तो हम इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब के मैक्स को ना ये लोग एक और तरीके से लिखते हैं फिजिक्स में, जो थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वो फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। तो के मैक्स को एक तो हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक ही लिखते हैं ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पे ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी नॉट है उसका पोटेंशियल। ये है वी नॉट, ये है न्यू नॉट, ये है वी नॉट, ये है न्यू नॉट, आपस में कंफ्यूज नहीं करना। इससे पोटेंशियल निकालते हैं। इससे निकालते हैं पोटेंशियल। तो ये तीनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपको ये याद करके रखना है, ये पूरा का पूरा आपको याद करके रखना है। ये वाला रिलेशन अगर आप याद कर लो, ये जो मैं इस टाइम बॉक्स में भर रहा हूँ, तो ये सबसे आसान है। मतलब सारे फॉर्मूले याद करने के बजाय एक ही याद कर लो, काम ही खत्म। ठीक है, कोई इशू नहीं ना? क्योंकि ये फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो ये वाला है, फर्स्ट नंबर वाला, ठीक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे ही आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका ग्राफ क्या बोलते हैं इन भाई साहब के। एक बात और, कभी कभी ना ये एच न्यू नॉट को, इस पूरे टर्म को डब्ल्यू लिख देते हैं, वर्क फंक्शन। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभार, के मैक्स एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसे भी रखना याद। ये सारे फॉर्मूले आपस में इंटरलिंक है, आप एक दो बार लिख कर देखोगे ना सारे याद हो जाएंगे, कोई में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब जैसे देखो ये ग्राफ है, आपको याद करना पड़ेगा कि के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का क्या ग्राफ बनता है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो आप देखो इस ग्राफ से आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, इस ग्राफ से सिर्फ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि वाई इंटरसेप्ट क्या है। वाई पे देखो क्या आ रहा है, वाई पे आ रहा है हमारा डब्ल्यू, यानी कि वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ऐसे देखो एक्स पर क्या आ रहा है, एक्स पर क्या आ रहा है, एक्स पर ये आ रहा है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो इस ग्राफ का स्लोप बताता है, स्लोप इसका बताता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको कि हम एच से डिनोट करते हैं। और ये सारे के सारे मेटल्स के लिए पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही आता है, सारे के सारे मेटल्स के लिए पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। हम्म तो ये वाला पेज भी हो गया हमारा। अब बस हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तो उसे देखो क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट।
ठीक। अब ये कह रहा है कि हमें कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि वी नॉट पे और न्यू नॉट का रिलेशन बताओ, वी नॉट और न्यू नॉट का क्या है, क्या है मतलब तुम बताओ, कुछ है ही है इसमें, देखो क्या होगा। वी नॉट यहीं रख दो, ई को यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, एच अपॉन ई, न्यू माइनस न्यू नॉट। कुछ फॉर्मूले में बदलाव हुआ नहीं हुआ ना, तो बस यही है। ये बस इन्होंने एक अपना नाम देने के लिए ऐसे ऐसे टॉपिक बना देते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर दें, वरना आधी से ज़्यादा चीज़ें सेम रिपीट हो रही होती हैं। ओके, अब जैसे देखो इसे और एक तरीके से लिख लेते हैं, बस वैसा याद कर लो, एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। डब्ल्यू क्यों हो गया, क्योंकि एच इंटू न्यू नॉट, डब्ल्यू एच की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी न्यू नॉट से तब वो क्या बनता है, डब्ल्यू, वर्क फंक्शन। तो बस ये फॉर्मूले जो आपने पीछे याद करे थे वही हैं ये। ओके, अब जैसे देखो पोटेंशियल और इंटेंसिटी का एक ग्राफ दे रखा है कि पोटेंशियल और इंटेंसिटी का आपस में कोई लिंक नहीं बैठता, इंटेंसिटी पोटेंशियल को ऑल्टर नहीं करती है, ना पोटेंशियल इंटेंसिटी को ऑल्टर करता है। ठीक, तो ये ग्राफ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और उसका फ्रीक्वेंसी का ये था, ये ग्राफ ऐसा आया था, ये ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम है, बस इसमें अंतर क्या आया है, इसमें अंतर क्या आया है, ठीक, जो स्लोप है वो है इसमें एच अपॉन ई का, एच अपॉन ई का, और यहाँ पर जो स्लोप था वो था सिर्फ एच का। ठीक, स्लोप है यहाँ पे एच अपॉन ई, एच क्या है यहाँ पे, लेंथ कांस्टेंट, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या था, सिर्फ डब्ल्यू वर्क फंक्शन था यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू अपॉन ई, डब्ल्यू अपॉन ई, ये है वाई इंटरसेप्ट। ओके, ठीक है ना, वैसे करना है। अब इस चैप्टर के 3 फॉर्मूले, जिन फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि वो क्वेश्चन पूछे, ठीक, लेकिन तब भी बस आप देख लो। देखो, याद करो, हमने जब फोटॉन्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने लिखा था कि फोटॉन्स का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एच अपॉन लैम्डा होता है, एच अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, कहाँ पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी, ये पढ़ी थी, एच अपॉन लैम्डा होता है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा होता है। ठीक, तो अगर ये आपसे पूछ ले कि मुझे लैम्डा निकाल के दिखाओ, तो लैम्डा को इधर भेज देंगे, पी को इधर ले आएंगे, लैम्डा को इधर भेज देंगे, पी को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो अब जो ये लैम्डा बचा, इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, अब ये कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, हाँ तो क्या कर लेगा, ठीक, ये हमारा लैम्डा है, इसका एक फॉर्मूला छोटा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला है एच अपॉन अंडर रूट 3m/kT, एच अपॉन अंडर रूट 3m/kT, एच अपॉन अंडर रूट 3m/kT। आप सोचने वाली बात आती है कि देखो यहाँ पे m तो है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन आपको k की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देंगे, तो k की वैल्यू, k यहाँ पे होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है जो आपको याद होनी चाहिए, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। ठीक, अब ऐसा एक आखिरी फार्मूला और होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है एच अपॉन में अंडर रूट 2m/cube, 2m/cube। ठीक, अब इस फॉर्मूले में थोड़े चेंजेस आते हैं, ये क्यू है, क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को हमने अभी कुछ देर पहले हमने चार्ज को ई से डिनोट कर रखा था, ई से, और वी तो वी है ही, तो ई वी को क्या बोलते हैं, ई वी को कुछ बोलते हैं, ई वी को हम के बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लो कभी किसी की काइनेटिक
मान लो कभी किसी की काइनेटिक एनर्जी